नमस्कार दोस्तों। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भाई एक नई वीडियो में। और कुछ दिन बीच में जो है थोड़ा स्वास्थ्यगत समस्याएं थी, तो उस कारण जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज से अब फिर से हम जो है एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी जो हम चैप्टर जो हैं पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और भारत की नदियों पर मैं आज परिचर्चा करने वाला हूँ। और अगर आप इनको पढ़ लेते हो और भारत की नदियों से कोई भी क्वेश्चन बने, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो, या फिर कोई नदी से संबंधित या ट्रिब्यूटरी हो, सहायक नदी हो, या नदी का उद्गम हो, उस नदी के बारे में अगर कुछ भी आपको पूछ रहे हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन ना आने की संभावना रहेगी। ठीक है ना। लगभग इसके भीतर से ही जो है आपके पास सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज। तो आज जो है हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, ठीक है ना। अब नदियों से कितने प्रकार से एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले हम उन आयामों को जो है जान लें। ठीक है ना। सबसे पहले कि कहाँ कहाँ से जो है प्रश्न बन सकते हैं, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, जो नदी से हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले हो सकता है कि कोई आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी कि किसी नदी का ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से नदी जो है निकल रही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्गम, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे स्रोत कह सकते हैं। ठीक है ना। नदी का सोर्सेज क्या है, यानी कि स्रोत कहाँ से निकल रही है। मोस्टली ग्लेशियर से भारत में नदियाँ निकलती हैं, और पठारी क्षेत्र की नदियाँ जो है वहाँ पे ग्लेशियर नहीं पाए जाएंगे। तो उद्गम या स्रोत पूछ सकता है कि कहाँ से कौन सी नदी निकली। दूसरा, इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं कि इसका मुहाना कहाँ पे होगा, यानी कि जो नदी जिस स्थान पर जाकर गिरेगी उस चीज़ पर भी प्रश्न पूछ सकता है। माना कि आपको पूछ लिया कि निम्न में से खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, तो हो सकता है कि कोई 2-3 ऑप्शन खंबात की खाड़ी वाला दे दे और एक आपको नहीं देगा। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न बनता है तो इसका एक तो आपको मुहाना पूछ सकता है, दूसरा आपको मुहाना पूछ सकता है, और तीसरा जो प्रश्न बनता है, हो सकता है कि इस नदी, कोई भी नदी आप पढ़ रहे हैं, माना कि आप सिंधु नदी पढ़ रहे हैं, माना कि आप गंगा नदी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से पूछ ले कि इस किसकी सहायक नदी है। माना कि आपको सोन नदी के बारे में पूछ लिया कि सोन किसकी सहायक है, तो आपको वहाँ पे तभी मालूम होगा जब आप नदियों को अच्छे से पढ़ चुके हों। तो एक सहायक नदियों से प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न जो है एक सहायक नदियों से आपके पास बन सकता है भाई। ठीक है ना। अगला क्या प्रश्न बन सकता है, हम उन हर आयाम पे जाएंगे जहाँ से एग्जामिनर सोच सकता है और प्रश्न बना सकता है। हो सकता है कि आपको नदियों की लंबाई पूछ ले, किसी भी रिवर की जो लेंथ है वो क्या है वो भी पूछ सकता है। तो इन सब फैक्ट पे भी और कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे आगे। एक बार आप इस लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं तो आपकी समझ बहुत अच्छी बन जाएगी और कोई भी क्वेश्चन न छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी भाई। ठीक है ना। अगला देखिए, आप हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यानी कि जो हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, शुरुआत में तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट नहीं था, दामोदर नदी घाटी परियोजना चली थी। तो पहला जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। सिंचाई भी हो रही है, बिजली उत्पादन भी हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस सारे आयामों पर हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है ना। तो हो सकता है कि कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पूछ ले, हाल ही में कुछ बना हो, कोई नया प्रोजेक्ट है, उस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। कोई बहुत प्रसिद्ध प्रोजेक्ट है, उन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि किसी नदी पर कोई प्रोजेक्ट बनाया गया है, जल ये कोई परियोजना बनाई गई है, उससे प्रश्न आ सकते हैं कि यानी कि जल विद्युत परियोजना हो सकती है, यानी कि जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ से भी आपके पास प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना। हमने पढ़ लिया है कि सहायक नदी है, कहाँ गिरती है। ठीक है ना। सहायक नदी, ये सारी चीज़ों पर हम जो है चर्चा करेंगे आगे। हो सकता है कि कभी आपके पास क्रम पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाइए इनका क्रम, तो इनका क्रम भी पूछ सकती है कि माना कि सबसे उत्तर में माना कि सिंधु नदी है, उसके नीचे झेलम नदी है, उसके नीचे चिनाब है। तो इस प्रकार से आपको क्रम भी दे सकता है। तो एक एक करके हम इन चीज़ों पर बात करेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे भाई। ठीक है ना। तो ये तो हो गई कि कुछ आयाम है कि किन किन चीज़ों से हमें प्रश्न आ सकते हैं पेपर में। अब बात करते हैं कि भारत की नदियों को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे।
तो भाई किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हम उनको विभाजित कर देते, क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि हम उसे थोड़ा सा आसान बना पाए पढ़ने के लिए। देखिए जैसे कि इतिहास को, भारतीय इतिहास आप पढ़ते हैं, तो भारतीय इतिहास को भी हम, हमारे इतिहासकारों ने दो तीन कैटेगरी में, दो तीन हिस्सों में बांटा है कि आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और एक मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे और एक आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो क्यों बांटते हैं, क्योंकि सरलता के लिए, आपको पढ़ने के लिए आसानी हो, समझने के लिए एक अच्छा आपका अप्रोच बन पाए, तो इसलिए जो है हम नदियों का विभाजन भी करते हैं। और किसी भी चीज़ का अगर विभाजन करते हैं तो अलग अलग आधार हो सकते हैं। भाई माना कि कोई दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्तियों को अगर मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ उनको, यानी कि उनका वर्गीकरण कर रहा हूँ, तो मैं किस आधार पर करूँगा, वर्गीकरण करने के अनेकों आधार हैं। माना कि मैंने कहा एक व्यक्ति जो है लंबा है और एक व्यक्ति छोटा है, तो ये हो गई लंबाई के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण हो गया। दूसरा हो सकता है कि वर्गीकरण इस आधार पर भी हो जाए कि कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति जो है काला है, तो ये रंग के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है। तो नदियों में भी जो वर्गीकरण करेंगे उनके अलग अलग आधार हो सकते हैं। मोस्टली हम दो प्रकार के आधारों में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले उद्गम, उद्गम या प्रकृति के आधार पर नदियाँ, के आधार पर नदियाँ। तो उद्गम कहाँ से हो रहा है, किसी, अधिकांश नदियाँ हमारे देश में हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय से निकलती हैं, तो कुछ नदियाँ हमारी प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं, ठीक है ना, तो कुछ नदियाँ हमारी प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है जी। तो उद्गम के आधार पर जो है, कहाँ से जो है इनका उद्गम हो रहा है, तो इस आधार पर हम दो प्रकार से इन्हें विभाजित कर सकते हैं। तो एक नदियों को पढ़ेंगे भाई हम कि हिमालय से आने वाली नदियाँ, हिमालयी नदियाँ, हिमालयी नदियाँ, हिमालयी सरिता, सरिता का मतलब क्या होता है, नदी होती है। और हम पढ़ सकते हैं दूसरा कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय जो हमारे पठारी भाग से जो नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ या सरिताएँ, ठीक है ना, तो अलग अलग शब्द यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। हिमालयी सरिता या हिमालयी नदियाँ, जो हिमालय से निकलने वाली, जैसे गंगा है, काली है, ठीक है ना, घाघरा वगैरह, जो भी सारी चीज़ होंगे वो सारे हम पढ़ेंगे आगे। और प्रायद्वीपीय भाग की जो नदियाँ होंगी उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे, जैसे गोदावरी है या नर्मदा नदी है, तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से भी निकलती हैं। तो एक आधार तो हमारे पास हो गया कि उद्गम कहाँ से होता है किसी नदी का, और दूसरा आधार हम हो सकता है कि इस तरीके से भी पढ़े कि ये नदियाँ किधर की तरफ बह रही है, पश्चिम की तरफ बह रही है कि पूरब की तरफ बह रही है। तो इनको हम, इसका आधार ये हो सकता है कि इनका जल जो है कहाँ विसर्जित होता है, जल विसर्जन के आधार पर या नदियों के विसर्जन के आधार पर। अगर हम यहाँ पे जल, या कर सकते हैं कि नदियों, क्या कर सकते हैं, नदियों के विसर्जन के आधार पर, विसर्जन के आधार पर, नदियाँ के आधार पर विभाजन कर सकते हैं नदियों का, ठीक है ना। तो ये है जल या नदियों, ठीक है ना, कि विसर्जन के आधार पर कि नदी कहाँ गिर रही है। फाइनली नदी जो है, प्रत्येक नदी का कोई ना कोई स्रोत होता है जहाँ से वो निकलती है, और उसी नदी का कहीं ना कहीं मुहाना होगा कि जहाँ पे वो नदी गिरेगी। तो मुहाना कहाँ पर है, उस आधार पर भी हम अगर नदियों को बांटे, या इसी को हम कह सकते हैं कि दिशा के आधार पर भी, कि पश्चिम वाहिनी नदियाँ और पूर्व वाहिनी नदियाँ। तो नदियाँ कहाँ पे विसर्जित हो रही हैं, तो हो सकता है कि कुछ नदियाँ अरब सागर में गिर रही हो। बहुत सारी हमारी नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागरीय नदी हो जाएंगी, अरब सागरीय नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो जाएंगी, अरब सागरीय। और दूसरा हमारे पास हो जाएगा कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ होंगी, एक हमारे पास ये आधार हो गया कि कहाँ गिर रही है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अरब सागर में जो गिर रही हैं वो नदियाँ हमारे पास कहाँ गिरेंगी, पश्चिम में। माने कि यहाँ पे मैं मैप दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप अच्छी समझ बन पाए, ठीक है जी। तो ये हमारी नदियाँ हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अभी इंडिया है, तो इंडिया में नदियाँ जो है कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ जो है कहाँ गिरती हैं। तो कुछ नदियाँ हो सकती हैं कि इधर आएँ, हो सकता है कि इधर आएँ, ये नदियाँ गिर रही हैं, ठीक है ना।
कुछ नदियाँ कहाँ गिर रही हैं, और ये हमारा अरब सागर है। कौन सा सागर है भैया? अरब सागर। तो अरबियन सागर में, अरबियन सी में गिरने वाली नदियों को कहेंगे पश्चिमी वाहिनी नदियाँ। तो इनको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, पश्चिम वाहिनी नदियाँ, पश्चिम वाहिनी नदियाँ, ठीक है ना। पश्चिम वाहिनी नदियाँ भी कह सकते हैं, जो अरब सागर में गिर रही हैं। और कुछ नदियाँ हो सकता है कि जैसे हमारी यहाँ से गंगा नदी निकलती है और इधर बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होकर बांग्लादेश में बाद में जाती है इधर। तो कुछ नदियाँ ऐसी होंगी, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो ये सारी नदियाँ जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होंगी वो सारी कहाँ गिरेंगी भाई? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को हम कह सकते हैं कि पूरब की दिशा में जा रही हैं, तो पूरब वाहिनी नदियाँ कह सकते हैं। क्या कहेंगे? पूर्व वाहिनी नदियाँ, पूर्व वाहिनी नदियाँ। तो दो प्रकार से हमने कैटेगराइज किया, बहुत ज़्यादा हम कैटेगराइज नहीं करेंगे क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो इनको जो है हम या तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कहेंगे या पश्चिम वाहिनी नदियाँ कहेंगे। और कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो पूरब की दिशा में जा रही हैं, तो उनको हम पूरब वाहिनी नदियाँ कहेंगे भाई। तो ये हमारे पास आधार हो गया। और कुछ नदियाँ ऐसी भी होंगी जो है ना तो अरब सागर में गिरेंगी ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो कुछ नदियाँ ऐसी होती है कि जो स्थल खंड में ही जो है क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो उनको कहते हैं इनलैंड रिवर, यानी कि अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। तो उनमें हमारी आ जाएंगी घग्गर नदी आ जाएगी और लूनी नदी, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, जब भारत के नदियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपके पास, हमारे पास जो नदियों का जो वर्गीकरण का जो हमने हमारे पास आधार थे, वो दो आधार मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो इस आधार पर हम जो है नदियों को आगे पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से आप वीडियो देख के इसको पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। तो नदियों का विसर्जन, कुछ नदी अरब सागर में गिरती है, तो वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं तो कौन है। तो आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आप एक बार नदी वाला लेक्चर पूरा देखेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस लेक्चर को देखेगा तो नदियों से कोई भी प्रश्न हो वनडे एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस प्रीलिम्स हो, वनडे एग्जाम यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे बन जाएंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम नदियों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम की तरफ भी नदियाँ बह रही हैं और पूरब की तरफ भी बह रही हैं। तो हम बात करते हैं पश्चिम वाहिनी नदियों पे। तो सबसे पहले मैं नदी पे चर्चा करूँगा, सिंधु नदी पे। कौन सी नदी है? सिंधु नदी पे, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है भारत की बड़ी नदियों में से, ये बड़ी नदियों में से एक है। जैसे ब्रह्मपुत्रा है या गंगा है, तो ये बड़ी नदियां हैं भाई, ठीक है। हालांकि सिंधु नदी पाकिस्तान में भी जाती है, अधिकांश हिस्सा उसका पाकिस्तान में है। तो सिंधु नदी पे अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा कि एक जगह यहाँ पे पड़ती है मानसरोवर। क्या पड़ता है भाई? एक बार फिर से मैं मैप यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैप के अगर थ्रू आप पढ़ते हैं, अगर विजुअल तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा मैपिंग के साथ अगर पढ़ते हैं, तो आपको एक लंबे समय तक जो है कोई चीज़ याद रह पाती है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए, अगर ज्योग्राफी का विशेष तौर पर अध्ययन कर रहे हैं तो आपके पास तो मैप होना ज़रूरी है और उसके सहारे आप अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है। काफ़ी मदद करेगा आपको ये। तो ये हमारा इंडिया है, एक शॉर्ट में मैंने दिखाया है यहाँ पे इंडिया। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे इधर तिब्बत है और तिब्बत में इधर मानसरोवर लेक है। क्या है? मानसरोवर झील है, ठीक है ना। इधर मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है। और इधर ही एक ग्लेशियर है, चेमो युंगडुंग ग्लेशियर। क्या है? चेमो युंगडुंग ग्लेशियर है। ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक चीज़ को याद करके रखेंगे। चेमो युंगडुंग युंगडुंग ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर अगर पूछे कौन सा ग्लेशियर है तो चेमो युंगडुंग, और अगर झील पूछे तो मानसरोवर झील है। और ये कहाँ पड़ती है? तिब्बत में, ठीक है ना। तो तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और अगर ग्लेशियर पूछेंगे उद्गम के रूप में तो चेमो युंगडुंग ग्लेशियर। तो सिंधु नदी का उद्गम इसी मानसरोवर झील से या इस ग्लेशियर से होता है, ऐसा माना जाता है, और इस प्रकार से वो प्रवाहित होती है।
जब भारत में एंटर करती है जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले रीजन में, जो हमारा अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो यहाँ से ये नदी एंटर करती है भारत में। तो प्रवेश किस स्थान से करती है, कभी ये प्रश्न आ जाए तो ये भारत में प्रवेश करती है एक जगह का नाम है दमचौक। क्या है भाई, दमचौक। तो दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है ना। अब भारत के किस यूनियन टेरिटरी में जाएगी, ये जाएगी लद्दाख यूनियन, कश्मीर में नहीं जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में। ये केवल लद्दाख वाले रीजन से आती है और यहाँ से इस क्रम में यहाँ पे एक विशाल गॉर्ज का निर्माण भी करेगी बाद में। अब इसको मैं आगे समझाऊंगा भी, एक बार मैं ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये नदी जाती है। पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान। और ये कराची बंदरगाह है, यहाँ पे एक विशाल डेल्टा बनाता है भाई। ये क्या बनाता है, एक डेल्टा बनाता है, चापाकार, चापाकार डेल्टा बनाता है। अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे तो एक चाप नुमा दिख रहा है आपको, चापाकार दिख रहा होगा। तो चापाकार डेल्टा का निर्माण करता है कराची के पास। तो इस क्रम में हमारे पास जो है ये नदी एंटर करती है भारत में। तो सिंधु नदी का अगर उद्गम पूछा जाए, अब मैं आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ अलग से, ठीक है ना। सिंधु नदी का जो क्या है उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो इस क्रम में होता है भाई। कहाँ से, तो ये मानसरोवर झील है, ये क्या है, मानसरोवर झील है भाई। अब मैं यहाँ पे अलग से दिखाता हूँ, ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, या यहीं पे आप चेमो युंगडुंग ग्लेशियर कर सकते हैं, चेमो युंगडुंग ग्लेशियर, चेमो युंगडुंग ग्लेशियर। तो मानसरोवर झील से जब भारत में एंटर करती है तो एक जगह का नाम आता है दमचौक। क्या नाम है भाई, दमचौक है, दमचौक। अगर कभी प्रश्न बने कि भारत में सिंधु नदी किस स्थान से प्रवेश करती है, तो दमचौक से प्रवेश करती है। और किस केंद्र शासित प्रदेश में, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में ये प्रवाहित होती है भारत में, और कहाँ है, लद्दाख। तो दमचौक में जैसे ही एंटर करेगी भाई तो इस प्रकार से आती है। और दमचौक के बाद, इसके बाद जो कुछ नदियाँ इसमें मिलेंगी, इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो एक नदी है, सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे, एक नदी का नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी, श्योक। तो श्योक नदी जो है ये लद्दाख श्रेणी से आती है। कौन सी श्रेणी से आती है, लद्दाख श्रेणी से आती है। तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है और ये लद्दाख में मिलेगी भाई आपको। और ये इसका ओरिजिन कहाँ है, तो लद्दाख है भाई, लद्दाख श्रेणी कहाँ है भाई, लद्दाख श्रेणी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें श्योक नदी है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब कभी कभी पेपर में आता है कि नुब्रा नदी किसकी सहायक है, तो वो भी सिंधु की है, लेकिन पहले वो श्योक के साथ मिल जाती है, वो श्योक की सहायक हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, अगर श्योक ऑप्शन में नहीं तो आप सिंधु आंसर लगा सकते हैं, लेकिन अगर श्योक भी ऑप्शन में है और सिंधु भी ऑप्शन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्योक नदी हो जाएगा। क्योंकि ये नुब्रा नदी इस श्योक नदी के साथ मिलती है, तो ये नुब्रा नदी किसकी सहायक हो जाएगी, इस श्योक नदी की सहायक हो जाएगी। और नुब्रा नदी का जो उद्गम स्थल है, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको पता होगा, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, और श्योक नदी में आकर मिलती है। और श्योक नदी आकर किस में मिलती है, तो सिंधु नदी में आकर मिलती है। तो इस सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दमचौक में हमने एंटर करवाया, इसके बाद श्योक नदी मिली और श्योक की सहायक नुब्रा नदी है जिसका उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से है। आगे बढ़ेंगे तो इस क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और नदी आती है भाई, जिसका नाम है गिलगित नदी। कौन सी नदी है, गिलगित नदी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, गिलगित नदी। कौन सी नदी है, गिलगित। तो गिलगित नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये भी जो है सिंधु की सहायक नदी है। और गिलगित नदी एक ऐसी नदी है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गिलगित नदी एकमात्र ऐसी नदी है सिंधु की सहायक जो पाकिस्तान से भारत में आती है, तब जाके सिंधु के साथ मिलती है। तो ऐसी नदी बताइए, सिंधु की ऐसी सहायक नदी जो पाकिस्तान से आती है और भारत में सिंधु से मिलती है, तो वो नदी है आपके पास गिलगित नदी। कहाँ से आती है, तो ये पाकिस्तान से आती है और इंडिया में प्रवेश कर यहाँ पे मिल जाएगी, किससे, सिंधु से मिल जाएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पहले हम राइट हैंड साइड वाली पढ़ रहे हैं। अगर आपको नदी का कभी डायरेक्शन पता करना हो कि नदी की दाहिनी ओर से कौन मिल रही है, तो एक बार नदी की डायरेक्शन की तरफ, जिस तरफ नदी फ्लो हो रही है उस तरफ आपने खड़ा हो जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी और राइट हैंड साइड वाली क्या हो जाएंगी, दाहिनी तरफ से मिलने वाली सहायक नदी हो जाएंगी। थोड़ा सा और आगे आए तो
इस प्रकार से हम आ जाते हैं नीचे और इधर, ठीक है ना, इधर। तो यहाँ पे है भाई कराची, क्या है, कराची बंदरगाह है। और कराची इधर जो है चापाकार डेल्टा बना देता है। यहाँ पर पाकिस्तान से कुछ नदियाँ आती हैं, जैसे कि काबुल नदी है, क्या है, काबुल नदी है, काबुल नदी है। तो काबुल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो काबुल भी सिंधु की सहायक नदी, लेकिन ये पाकिस्तान में मिलेंगी भाई, भारत में नहीं मिलती है बल्कि पाकिस्तान में मिलती है, क्योंकि सिंधु नदी यहाँ पे एक जगह पड़ेगा, कहाँ पे, ये जहाँ पे आपका नंगा पर्वत पड़ता है वहीं पे एक स्थान पड़ता है गुंजी, क्या है, एक उत्तराखंड में भी एक गुंजी है जिसे लिपुलेख दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में एक जगह है गुंजी, या फिर हम कह सकते हैं नंगा पर्वत के आसपास का ये क्षेत्र है, यहाँ से पाकिस्तान में एंटर कर जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद पाकिस्तान में अलग अलग नदियाँ मिलती हैं, जैसे काबुल नदी है। अब काबुल की भी एक सहायक नदी है स्वात नदी, कौन सी नदी है, स्वात नदी, स्वात नदी। तो स्वात नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की नहीं है बल्कि काबुल की सहायक है। और उत्तराखंड में एक कुछ मृदभांड पाए गए थे मलारी गांव में, जब शोधकर्ताओं ने वहाँ पे शोध किया था तो वहाँ पे कुछ मृदभांड मिले थे। तो उन मृदभांडों की जो पहचान की जाती है वो तो पाकिस्तान की स्वात घाटी से की जाती है। तो इसी क्षेत्र में स्वात घाटी है पाकिस्तान में, तो स्वात किसकी सहायक है, तो काबुल की सहायक है भाई। आगे बढ़ेंगे तो काबुल के बाद एक और नदी मिलती है, इसमें कुर्रम नदी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कुर्रम नदी। और कुर्रम की भी एक और सहायक नदी है, इसे कहते हैं तोची नदी, क्या कहते हैं भाई, तोची नदी कहते हैं। तो कुर्रम नदी हो गई और तोची नदी हो गई। और ये सारी किसकी नदी है, वैसे इंडिया वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन बड़े एग्जाम में जैसे आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, एमपी पीसीएस दे रहे हैं, तो वहाँ पर ही प्रश्न बनने की गुंजाइश इधर वाले है, पाकिस्तान वाले, ठीक है ना। और एक और नदी आती है, इसका नाम होता है गोमल, कौन सी नदी है, गोमल, ठीक है ना। मैं इसलिए थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी प्रश्न अगर हाई से हाई लेवल का क्वेश्चन बनाता है तो हो सकता है कि यहाँ से वो कुछ फैक्ट दे दे, तो इसलिए मैं सभी चीज़ों को जो है लेके चल रहा हूँ। तो गोमल नदी जो है किसकी सहायक है भाई, ये भी सिंधु की सहायक है। और गोमल के साथ एक और नदी मिल जाएगी जिसे हम कहेंगे झोब नदी, कौन सी नदी है, झोब नदी है। तो अगर हम शुरू से देखें तो पहले इसकी सहायक हो जाएगी श्योक नदी, और श्योक के साथ नुब्रा नदी आ रही है जो कि सियाचिन ग्लेशियर से आ रही है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई पूछेंगे तो 72 किलोमीटर है भाई, कितनी है, 72। सारे जो ये है फैक्चुअल पॉइंट भी है उनको भी आप ध्यान रखेंगे। श्योक के बाद हमारे पास आई यहाँ पे गिलगित नदी जो पाकिस्तान से भारत में एंटर करती है और एकमात्र ऐसी नदी है, और सिंधु नदी से मिलती है। इसके बाद पाकिस्तान में ही मिलती है, जैसे कि काबुल नदी है, कुर्रम नदी है और गोमल नदी है। इतनी बात आपको समझ आई। ये सारी नदियाँ जो हैं ये दाहिनी तरफ से मिल रही है, कहाँ से मिल रही हैं, तो दाहिनी ओर से सिंधु नदी से मिल रही है। अब इम्पोर्टेंट, क्योंकि भारत के विद्यार्थी हैं तो भारत के ही प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिनका उद्गम भी भारत में है और जो भारत के लिए महत्वपूर्ण नदियां हैं उनसे ही आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि उद्गम पूछ सकता है, मुहाना पूछ सकता है, और इन पर बनने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना है, उनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इस पर भाई एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम जो है क्या है, नमो बागजो प्रोजेक्ट, नमो बागजो प्रोजेक्ट। तो नमो बागजो जो परियोजना है ये किस नदी पर है, तो ये सिंधु नदी पर है भाई। किस नदी पर है, ये सिंधु नदी है, समझ रहे हो आप बात को। तो इस सिंधु नदी पर नमो बागजो प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है, नमो बागजो प्रोजेक्ट। तो सिंधु नदी पर एक प्रोजेक्ट है जो परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नमो बागजो प्रोजेक्ट है भाई। कौन सा प्रोजेक्ट है, नमो बागजो प्रोजेक्ट। अब आगे आ जाते हैं, एक नदी का आपने नाम सुना होगा जिसे हम झेलम नदी कहते हैं, क्या कहते हैं, झेलम नदी कहते हैं। तो झेलम नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर में, एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं हम शेषनाग झील या बेरीनाग झील, शेषनाग या बेरीनाग झील। कौन सी झील, बेरीनाग। तो बेरीनाग लेक या शेषनाग झील से यहाँ से उद्गम होता है भाई किसका, झेलम नदी का। कौन सी नदी का, झेलम नदी का। और ये क्या करेगी, इधर से आएगी, थोड़ी देर भारत और पाकिस्तान के साथ केवल सीमा बनाएगी भाई, ठीक है ना, इधर। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बेरीनाग से होता है या शेषनाग झील से होता है झेलम नदी का उद्गम। और ये कुछ दूरी तक यहाँ इधर पाकिस्तान और इधर भारत है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ दूरी तक सीमा पर जो है
वो समानांतर चलती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दूरी तक जो सीमा बनाने वाली नदी हो कौन है, तो झेलम नदी है भाई। कौन सी नदी है, एक बार आप एटलस का भी यूज़ करेंगे और एटलस में देख पाएंगे कि यहाँ पे झेलम नदी कुछ इस डायरेक्शन में बह रही है, बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पैरेलल बहती है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है कौन सी नदी, झेलम नदी, ठीक है ना। तो झेलम नदी हो गई। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, शेषनाग झील से। बाकी ये चिनाब में मिल जाएगी, आगे हम इसको पढ़ते हैं जरा, ठीक है ना। अब चिनाब नदी कहाँ से निकलती है भाई, तो चिनाब निकलती एक हिमाचल में एक जगह पड़ती है सूर्यताल और एक चंद्रताल। हिमाचल में एक जगह है सूर्यताल और एक जगह का नाम है चंद्रताल। कौन सा ताल, चंद्रताल। थोड़ा सा लेटर थोड़ा सा बारीक होंगे, ठीक है ना, फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम होगा। तो सूर्यताल से निकलती है भाई भागा नदी। कौन सी नदी, भागा। और चंद्रताल से निकलती है चंद्र नदी। कौन सी नदी निकलती है, चंद्र नदी। तो चंद्र और भागा, इन दो नदियों के मिलने से ही जो है आपके पास चिनाब नदी बनती है। तो चिनाब नदी का उद्गम ऐसा भी हो सकता है कि चंद्र और भागा नदी को ले ले, संगम ले ले, और ऐसा भी कह सकते हैं कि बारालाचा के पास से ये दोनों ताल इधर पड़ते हैं, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो चिनाब नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है, तो चंद और भागा से। और ये कहाँ से इसका उद्गम है, तो एचपी से है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार चिनाब नदी आएगी। और चिनाब नदी एक बड़ी सहायक नदी है भाई। सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की कौन है, तो चिनाब है, सबसे प्रमुख सहायक नदी। और झेलम भी जा आकर के चिनाब में मिल जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो ये कौन सी नदी है, झेलम नदी है भाई। अगर आप कहेंगे कि कश्मीर घाटी और बुल्लर झील, कौन सी झील, माने कि यहाँ पे बुल्लर झील है, तो बुल्लर झील किस नदी के तट पर है, तो बुल्लर झील भाई झेलम नदी के तट पर है। और आप कहेंगे कि कश्मीर घाटी भी किस नदी के तट पर है, कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी भी जो है झेलम नदी के तट पर है। कश्मीर घाटी हो गया, बुल्लर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो किस नदी के तट पर है, तो झेलम नदी के तट पर है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा मैं इतिहास से भी इसको जोड़ना चाहूँगा कि आपने एक बार सुना है, जब आपने प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे हाइड स्पीड का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, हाइड स्पीड का युद्ध। तो हाइड स्पीड का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हाइड स्पीड का जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, हाइड स्पीड का युद्ध, हाइड स्पीड, हाइड स्पीड का युद्ध जो हुआ था, तो हाइड स्पीड का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो झेलम नदी के तट पर हुआ था भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा इतिहास से भी हम इसको जोड़ पाएंगे। तो हाइड स्पीड का जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पर हुआ। वो कब हुआ था, 326 में। थोड़ा सा ज़्यादा हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। और इस झेलम नदी को क्या कहते हैं, झेलम नदी को भाई पुराणों में क्या कहा जाता था, यानी कि वैदिक काल में जब हम पढ़ रहे थे, तो झेलम नदी को वितस्ता कहते थे। क्या कहते थे, झेलम नदी को वितस्ता नदी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, वितस्ता। तो झेलम नदी को, किस नदी को वितस्ता कहा जाता था, तो झेलम को कहा जाता था। अब हम चिनाब पे आते हैं। तो चिनाब का उद्गम कहाँ हो जाएगा, चंद और भागा का संगम स्थल हो जाएगा। और चिनाब नदी बाद में जाकर के एक जगह पड़ती है यहाँ पे मिठनकोट। कौन सी जगह है, मिठनकोट। तो मिठनकोट में जाकर के चिनाब नदी मिल जाती है सिंधु से। इसलिए सबसे बड़ी जो सहायक नदी है सिंधु की, वो कौन है, अपुहा की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी नदी कौन है, तो चिनाब नदी है। इतनी बात हो गई। तो ये चिनाब है भाई, चिनाब नदी। अब मैंने कहा था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी आते हैं। तो झेलम पे कौन कौन से प्रोजेक्ट बने, तो एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस पे एक प्रोजेक्ट बना हुआ है तुलबुल परियोजना। इन पे 2-3 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तुलबुल बांध, तुलबुल प्रोजेक्ट। तो तुलबुल जल विद्युत परियोजना जो है झेलम पे है। और तुलबुल जल विद्युत परियोजना के अलावा इस पे कौन सा डैम है, किशन गंगा, इसकी एक सहायक नदी भी है। तो किशन गंगा जो बांध है, तो किशन गंगा बांध किस पे है भाई, इस झेलम नदी पे ही है। और एक और है जम्मू कश्मीर में, एक जगह आपने सुनी होगी कि उरी बांध। तो उरी बांध किस पे है, तो ये झेलम नदी पे है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, उरी परियोजना झेलम नदी पे, और क्या, किशन गंगा एक सहायक नदी भी है किसकी, झेलम के। और किशन गंगा को नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये सारी परियोजना कहाँ है, झेलम नदी पे है। अब चिनाब की अगर हम बात करें, चिनाब के भी कुछ प्रमुख हैं जल विद्युत परियोजना, जैसे कि बगलिहार है। क्या है, बगलिहार, बगलिहार परियोजना। तो बगलिहार परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, तो ये जो है चिनाब पे बना हुआ है भाई। किस पर बना हुआ है, चिनाब।
दूसरी अगर मैं बात करूं तो दुलहस्ती परियोजना, कौन सी परियोजना? दुलहस्ती। तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना ये किस पर है? तो ये चिनाब पे है। और एक और परियोजना है जिसे हम सलाल परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाल जल विद्युत परियोजना। सलाल परियोजना लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आप समझ जाएंगे। तो सलाल परियोजना हो गई, बगलिहार हो गई और दुलहस्ती परियोजना हो गई। ये किस नदी पर है? तो ये आपका चिनाब नदी पर है भाई। और चिनाब को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो अस्किनी कहा जाता था। इन सबको आप साइड में नोट कर लेंगे। तो चिनाब को कहा जाता था भाई अस्किनी। क्या कहा जाता था? अस्किनी कहते थे भाई। क्या कहते थे? अस्किनी। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हो। आप बोलेंगे कि नदियों से क्वेश्चन नहीं आया, तो नदियों से क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि वो हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकता है, ठीक है ना। तो अस्किनी नदी है भाई, ठीक है ना। तो अस्किनी नदी किसका नाम है? तो चिनाब का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। अब इसके बाद एक जगह यहाँ पे पड़ती है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के इस पश्चिमी क्षेत्र से रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रे से, रोहतांग जो दर्रा है, तो इसके पश्चिमी हिस्से से यहाँ से एक नदी निकलती है और इसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी है भाई? रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम जो है किस स्थान से होता है? किस स्थान से होता है भाई? तो रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग से, और यानी कि हिमाचल प्रदेश में ही इसका उद्गम है। सूर्यताल चंद्रताल भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो चिनाब का भी और रावी का भी उद्गम स्थल पूछा जाए तो ये उद्गम स्थल हो जाएगा कहाँ पे आपका? कहाँ हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को आपको एक बार पढ़ के चलना है और अच्छे से, ठीक है ना। रावी नदी इसमें आकर मिल जाएगी कहाँ पे? रावी नदी भी चिनाब में मिल जाती है। और रावी पर जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उसे कहते हैं थीन बांध। कौन सा बांध भाई? थीन बांध। तो थीन प्रोजेक्ट या थीन परियोजना, जिसे हम रंजीत सागर परियोजना भी कहते हैं, रंजीत सागर परियोजना, रंजीत सागर परियोजना भी कहते हैं। तो किस पे है ये? तो ये परियोजना है किस पर? रावी नदी पर, ठीक है ना। और रावी का जो ये वैदिक काल में जो रावी को कहा जाता था वो परुषणी कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? परुषणी। तो ये सारी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, बोल में थोड़ा सा जगह कम हो जाएगी। तो रावी का जो प्राचीन नाम है क्या है? वो परुषणी है भाई, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। अब हमारे पास एक नदी और आती है रोहतांग वाले क्षेत्र से ही, एक नदी आती है हमारे पास यही रोहतांग से, और इसे कहते हैं हम ब्यास नदी। कौन सी नदी है? और ब्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाकर मिलेगी, ये पहले भारत में ही इसका उद्गम है, और भारत में ही जो है सतलज से मिल जाएगी। तो ऐसा प्रश्न भी ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सिंधु की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम भी भारत में है और मोहाना भी भारत में ही है। मोहाना कहाँ हो जाएगा? हरिके बैराज में, और ये पंजाब में मिल जाएगी। तो ये पाकिस्तान में नहीं जाती, बाकी सारी नदियाँ पाकिस्तान में जाती है, चिनाब से मिल जाती है। समझ रहे हो बात को? तो ये देखिए भाई, ब्यास नदी है, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, और ब्यास नदी यहाँ पे एक बाद में मैं जब सतलज नदी को लेके आऊँगा तो यहाँ पे मिल जाएगी वो किससे? हरिके बैराज में। तो ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी पर भी कुछ डैम है, वो मैं इधर लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। ब्यास नदी पर कुछ डैम बनाए गए हैं जिसको पोंग डैम कहते हैं। क्या है? यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये झेलम नदी है, ये चंद और भागा आ जाएंगे, और ये दोनों कहाँ मिल जाएंगे? मिठनकोट में। और ये कौन सी नदी है भाई? रावी नदी है, और ये ब्यास नदी है। क्या है? ब्यास नदी। और यहाँ से अब जो है ब्यास नदी पर जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, किस पे? ब्यास पे। तो ब्यास पे जो प्रोजेक्ट है ब्यास नदी पर, तो ब्यास पे एक तो पोंग डैम है। कौन सा डैम है? पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है, और ब्यास नदी भारत में ही उद्गम है, भारत में इसका मोहन है। दूसरा, मानसरोवर के पास ही एक और झील या ताल है जिसे हम राकस ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? राकस ताल कहते हैं। और इस राकस ताल से एक नदी आती है, और हिमाचल में यहाँ पे एक दर्रा पड़ेगा भाई। क्या पड़ेगा? दर्रा पड़ेगा। तो हिमाचल में एक दर्रे से एंटर करती है, और उस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। समझ रहे हो बात को? और बाद में ये चिनाब से मिल जाएगी। तो सिपकिले दर्रे से कौन प्रवेश करती है? कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में? तो ये है भाई कौन सी नदी? सतलज नदी। इसका नाम लिख देते हैं, सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलुज भी कहते हैं और सतलज कहते हैं, एक ही बात हो गई, ठीक है ना। अब सतलज नदी पर कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। सतलज नदी पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? जैसे कि हिमाचल वाले रीजन में देखें, इधर
तो हिमाचल में एक तो भाखड़ा नगल बांध है, भाखड़ा और नागल, पंजाब और हिमाचल के बीच, ठीक है ना। तो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा तो भाई हिमाचल वाली इसमें आ जाएगा, और जो नागल बांध है वो भी इसी का हिस्सा है, ठीक है ना। तो भाखड़ा और नागल दो अलग अलग बांध है उसे, भाखड़ा और नागल, ठीक है ना। तो भाखड़ा नागल बांध है सतलज पे। दूसरा आपका इसी पे जो है कोल डैम है। कौन सा डैम है? कोल डैम। ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है कोल डैम? तो एचपी में है भाई, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं, सारे क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे इसी से, इसी लेक्चर से, ठीक है ना। अगर सिंधु नदी से कोई आपका क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें, कोल डैम के बाद एक और यहाँ पे परियोजना है जिसे हम नाथपा झाकरी बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथपा झाकरी बांध कहते हैं। कौन सा बांध? नाथपा झाकरी। तो नाथपा झाकरी बांध भी कहाँ है भाई? तो एचपी में है। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं सतलज पे। नाथपा झाकरी बांध हो गया, कोल डैम हो गया, और भाखड़ा डैम, और नागल जो है ये पंजाब वाले रीजन में आ जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पे एक जहाँ पे ब्यास नदी मिल रही है, और इस जगह का नाम हो जाएगा हरिके बैराज। क्या हो जाएगा भाई? तो हरिके बैराज किन किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो ब्यास और सतलज जहाँ पे मिलती हैं तो उस स्थान पर हरिके बैराज बनाया गया है। इस हरिके बैराज की एक विशेषता है कि इस हरिके बैराज से एक हमारी नहर निकाली गई है जो राजस्थान के लिए एक लाइफ लाइन के काम करती है, जीवनदायिनी नदी कहलाती है राजस्थान की। और इस नहर का नाम है आपके पास इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? तो ये हरिके बैराज से, इंदिरा गांधी नहर। इस इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करें तो इसे लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा। क्योंकि भाई ये थार मरुस्थल का एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है, और वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी है, तो वहाँ पे नहर के थ्रू पानी पहुँचाया गया है। बहुत बड़ी नहर है अपने आप में, ठीक है, एक नदी का ही रूप है जैसे। तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। इसी को राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। तो कभी प्रश्न आए कि राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं, तो राजस्थान की गंगा भी किसे कहते हैं भाई? तो इसी नदी को, इसी नहर को कहते हैं। किसको? इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। और इस पर जो बांध बनाए गए तो वो हारे हमने चर्चा कर लिए हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न और, ठीक है ना, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु नदी का सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, अपोहा की दृष्टि से देखें प्रमुख नदी है, तो प्रमुख सहायक नदी है चिनाब। क्योंकि चिनाब में पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये चिनाब जो है फाइनली आकर के इसमें मिलती है। बाकी सब नदियाँ चिनाब में मिलती हैं पहले। लेकिन अगर ऐसा है कि लंबाई के अनुसार सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो सतलज हो जाएगी भाई। कौन सी हो जाएगी? सतलज नदी सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? सिंधु की, ठीक है ना। लेकिन वो चिनाब की सहायक है। वैसे अगर कभी इस प्रकार से प्रश्न बने तो ये भी आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है ना। आगे की तरफ बात करें तो बाद में एक मीठनकोट नामक जगह में आकर के सारी नदियाँ कहाँ आ जाती हैं भाई? तो इस क्षेत्र में आ जाती हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में मिल जाती हो। और बाद में ये जो नदी है वो कहाँ से? कराची नामक जगह से, कराची कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, जो कि एक बंदरगाही नगर है। यहाँ से जो है ये अरब सागर में प्रवेश कर जाएगी। कहाँ प्रवेश कर जाएगी? अरब सागर में। तो ये नदी कहाँ गिरती है भाई? मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। उद्गम कहाँ है? तो मानसरोवर है। मानसरोवर झील कह सकते हैं, या चेमो युंगडुंग ग्लेशियर कह सकते हो। और राकेश किसका उद्गम स्थल है? सतलज का। समझ गए बात को? तो इस सतलज यहाँ पे आएगा भाई। यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है, सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पे ये चिनाब से इस प्रकार से। अब यहीं पे आप एक चीज़ को समझेंगे कि क्या होता है कि माना कि एक नदी ये है, एक नदी ये है और एक नदी ये है, एक नदी ये है और एक नदी है, ठीक है। ये दोनों नदी आपस में मिल गई और इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, भूमि है, तो दो नदियों के बीच में स्थित जो भूमि होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी को हम दोआब कहते हैं। क्योंकि दो नदियाँ मिल रही हैं और बीच का जो क्षेत्र है उसे आब कहते हैं, तो दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं भाई? दोआब कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला रीजन 5 नदियों का एक क्षेत्र है। इनके बीच में 5 नदियों के बीच में कोई ना कोई क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को, जैसे कि 2 नदियों के बीच में दोआब था, तो 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र कहलाएगा उसे पंजाब कहेंगे। क्या कहेंगे? पंजाब कहते हैं। 5 नदियों का जो क्षेत्र है ये वाला, तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? पंजाब कहेंगे। तो
तो 5 नदियों का जो क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, पंजाब। और 2 नदियाँ जहाँ पर आपस में मिलती हैं उनके बीच की जो जगह होगी उसे हम दोआब कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ से एक प्रश्न और आता है, ठीक है ना। माने कि सबसे ऊपर हमारे पास कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, उसके बाद यहाँ पे झेलम है। कौन है, झेलम। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे कोई ना कोई दोआब बना हुआ है। तो सिंधु और सतलज, यहाँ पे मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ जरा एक बार, ठीक है ना। कुछ दोआब बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, दोआब। तो सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु और झेलम, सबसे पहले ये है, सबसे ऊपर कौन है, सिंधु नदी है, फिर झेलम नदी है। तो झेलम और सिंधु के बीच में जो ये दोआब है, इसको कहते हैं सजे दोआब। सा से मतलब सिंधु हो जाएगा और झा मतलब झेलम नदी। तो सजे दोआब किन नदियों के बीच में है, तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें, झेलम और इसके बाद कौन है, रावी, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, चिनाब नदी है, चिनाब। तो झेलम और चिनाब के बीच में, झेलम और चिनाब, तो झेलम और चिनाब के बीच में क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, चाज दोआब। क्या हो सकता है, चाज, चाज दोआब। चा से चिनाब हो जाएगा, झा से झेलम हो। तो चाज दोआब किन 2 नदियों के बीच में है, तो झेलम और चिनाब के बीच में। उत्तर से दक्षिण की तरफ मैं जा रहा हूँ। सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब है उसे सजे दोआब कहते हैं, या सिंधु दोआब भी कहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। और झेलम और दूसरा हो जाएगा आपके पास चिनाब। तो झेलम और चिनाब के बीच में है चाज दोआब। और चिनाब के बाद हम जो है रावी पे आते हैं। तो चिनाब और रावी के बीच में जो दोआब है, चिनाब नदी और रावी के बीच में जो दोआब है, इसे कहते हैं रचना, रचना दोआब, ठीक है ना। रचना रा से हो जाएगा रावी, और चना से क्या हो जाएगा, चिनाब नदी। और रावी और ब्यास के बीच में, रावी और ब्यास के बीच में है बारी दोआब। वा से हो जाएगा ब्यास और ये हो जाएगा रा से रावी हो जाएगा। तो बारी दोआब किसके बीच में है, तो रावी और ब्यास के बीच में। और ब्यास और सतलज के बीच में, ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है, इसे हम बिष्ट दोआब कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, बिष्ट दोआब कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो परीक्षा में पूछे जाने लायक है वो सारी मैंने यहाँ पे आपके बीच साझा कर दी। सिंधु और झेलम के बीच में तो सजे दोआब है, झेलम और चिनाब के बीच में है तो चाज दोआब है। क्या है, चाज। और चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब है। और रावी और ब्यास के बीच में रा से हो गया रावी, वा से हो गया ब्यास, ठीक है ना, वारी। और ब्यास और सतलज, बी से हो गया ब्यास और यहाँ पे सतलज, बिष्ट दोआब, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो परीक्षा में पूछी जाएंगी वो ये है। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो सिंधु नदी है वो जो सतलज नदी है, सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु सतलज, या फिर हम इसी में जोड़ दें ब्रह्मपुत्र भी। कौन है, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी क्या है, पूर्ववर्ती नदी है। अब इसका मतलब क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं ये। क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये है कि हमारे देश में आपने देखा कि उत्तर का जो हिस्सा है तो वहाँ पे हमारे पास हिमालय का निर्माण हुआ है, जो कि किसके कारण, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने के कारण हुआ था। अलग अलग एरा में, मायोसीन पीरियड में, प्लास्टोसीन में, इयोसीन ओलिगोसीन में हुआ था। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ क्या हैं भाई, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ क्या हैं, पूर्ववर्ती नदी हैं। तो समझने की जरा यहाँ पे कि इन नदियों का जो उद्गम है, ये नदियाँ जो प्रवाहित हो रही हैं, तो ये नदियाँ हिमालय के बनने से पहले से ही प्रवाहित हो रही है और ये अपनी डायरेक्शन में ही चलेंगी। यानी कि जो पानी होता है या जो नदी होती है, ये अपना मार्ग कहीं ना कहीं खुद ही सुनिश्चित कर लेती है। चाहे उनके बीच में कैसा भी बाधा आ जाए, वो फिर भी अपना मार्ग जो है सुनिश्चित कर लेती है। तो माना कि ये हिमालय है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट है ये, इसको समझ लीजिएगा। तो इस क्षेत्र में मैं बना लेता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। देखिए जरा, यहाँ पे माना कि ये हिमालय है। क्या है, हिमालय है, हिमालय है। और इस स्थान से, ये हिमालय से पहले की जो नदियाँ हैं वो यहाँ से आ रही है, मानसरोवर से, क्योंकि ये तिब्बत में है और वो ट्रांस हिमालय का रीजन है। समझ रहे हो बात को।
यहाँ से सिंधु नदी आई, और सिंधु नदी जब यहाँ पे हिमालय का उत्थान लगातार हो रहा है तो ये अपने मार्ग के लिए क्या करेगी, नदियाँ कटाव करती हैं, इनका क्या करती हैं, कटाव करेगी और इसको काटते रहेगी। जैसे जैसे इसका उत्थान होगा यहाँ से तो ऊपर चले जाएगा, ये उत्थान हो रहा है इसका, यहाँ से भी ऊपर चले जाएगा, और नीचे से नदी क्या कर रही है, कटाव कर रही है, ऐसा कर रही है कटाव। धीरे धीरे ये कटाव को और ज़्यादा करती रहेगी, और ये 1 साल के प्रोसेस नहीं है, 5 साल के प्रोसेस नहीं है, एक करोड़ों सालों की प्रोसेस है, ठीक है ना, लाखों वर्षों की प्रोसेस है। तो इसमें नदियाँ क्या करेंगी भाई, कटाव करते रहेंगे और एक गहरा खड्ड बना देंगी। क्या बना देंगी, ये सिंधु नदी है, और ये क्या कर देंगे आपस में, यहाँ पे इसको, इस क्षेत्र को कटाव कर देंगे यहाँ से, समझ रहे हो बात को, इस क्षेत्र का कटाव करके एक गहरा खड्ड बना देती है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, अब नदी इस प्रकार से जा रही है क्योंकि हिमालय का भी उत्थान साथ में हो रहा है, तो हिमालय ऊपर जाएगा और इसका कटाव धीरे धीरे हो रहा है, और नदी वहीं पे अपने तल पे, और हिमालय ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र का कटाव करते हुए एक गहरा खड्ड बना देती है, जिसे हम महाखड्ड भी कहते हैं, और इसी गहरे महाखड्ड को जो किसी नदी के द्वारा बनाया जाता है, इसे कहते हैं गॉर्ज। क्या कहते हैं भाई, गॉर्ज कहते हैं। तो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे बड़ा जो महाखड्ड बनाया है या गॉर्ज बनाया है वो सिंधु नदी ने ही बनाया है। तो इस गुंजी या नंगा पर्वत के आसपास यहाँ एक विशाल गॉर्ज का निर्माण किया है, और किस नदी ने किया है, सिंधु नदी ने किया है, ठीक है ना। तो एक विशाल गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे हम सिंधु गार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु गार्ज कहते हैं। तो सिंधु गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी, और विश्व का सबसे बड़ा गार्ज है, लगभग 5,500 मीटर गहरा है ये, ठीक है ना। तो इतना बड़ा महाखंड बनाया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब हिमालय के उत्थान से पहले से जो नदियाँ बह रही थी, ठीक है ना, वो कहलाएंगी पूर्ववर्ती नदियाँ, ठीक है ना। और एक नदी ऐसी होंगी जो हिमालय के बनने के बाद जो है क्या हुई, प्रवाहित हुई, जैसे कि गंगा नदी है, तो ये उत्तरवर्ती नदी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उत्तरवर्ती नदी। तो इस सारे जो पॉइंट हैं एक एक करके आप समझेंगे, इस लेक्चर को एक बार ढंग से देखेंगे, ठीक है ना। और आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे। आज हमने सिंधु नदी पे चर्चा करी, बाकी कल हम अगली रिवर करते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसकी सहायक नदी भी हमने कर चुके हैं। चलो धन्यवाद आज के लिए।